नमस्कार दोस्तों, द अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको सौर मंडल पढ़ाया है। आज आपका टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। आज हम समझेंगे क्या है अक्षांश रेखाएं और क्या होती हैं देशांतर रेखाएं। और पहले हम समझेंगे देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं दोनों, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अक्षांश रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी और देशांतर रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आओ देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये हमने बना दिया, ये पृथ्वी बना दी और पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है और ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव है। अच्छा, इससे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए, जब भी हम किसी कागज में, किसी बोर्ड में जब हम अ, दिशा निर्धारण करते हैं तो दिशा कुछ इस प्रकार होती है। ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होगा और इधर होगा पूर्व और इधर पश्चिम होगा। ये पहले आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ये जानकारी बहुत जरूरी है इससे पहले। तो चलो आते हैं इसमें। तो ये हुआ हमारा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल, अर्थात दक्षिणी ध्रुव है और वो उत्तरी ध्रुव है। ये पृथ्वी, और पृथ्वी पे जो पृथ्वी को हम क्या करते हैं, पहले बीचों बीच से एक लाइन खींच लें। पृथ्वी के हम दो भाग कर देंगे, बिल्कुल बीच से एक लाइन खींचेंगे और फिर क्या करते हैं, हम लाइन खींचने के बाद हम एक केंद्र पर एक बिंदु लेते हैं और उसी केंद्र से हम 1 डिग्री का कोण बनाएंगे। 1 डिग्री का कोण बनाएंगे और कोण बनाते वक्त जब उस लाइन को हम खींचेंगे, वो लाइन जहां पर परिध पर मिलेगी उसी पॉइंट से हम एक इसी के समांतर, जो हमने पहले से लाइन खींच रखी है, इसी के समांतर हम लाइन खींच देंगे। अगर हमने इसको 1 डिग्री का कोण माना है तो इस लाइन को हम 1 डिग्री नाम दे देंगे। इसी प्रकार 2 डिग्री का कोण अगर बनाते हैं तो ये 2 डिग्री वाली लाइन हो जाएगी और इस पॉइंट से इसके समांतर दूसरी लाइन खींच देंगे ऐसे। इसी प्रकार नीचे भी ऐसे ही 1 डिग्री का अगर हम कोण बनाएंगे यहाँ पर तो ये 1 नंबर की लाइन होगी 1 डिग्री की। 2 डिग्री कोण बनाएंगे तो 2 डिग्री की लाइन होगी। कुछ इस प्रकार शायद आपको समझ में पूरी बात आ रही होगी और अच्छे से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, तो हटाते हैं पहले। अक्षांश रेखाएं समझ में आ रही होगी, कैसे बनाते हैं, कैसे खींचते हैं, सारी चर्चा करें। अक्षांश रेखाएं समझ में आ रही होगी, कैसे बनाते हैं, कैसे खींचते हैं, सारी चर्चा करें, समझते हैं। हमने इस पृथ्वी को ऐसे बनाया, बीचों बीच से एक लाइन खींच, यहाँ एक केंद्र बना दिया। 1 डिग्री कोण बनाने के बाद 1 नंबर की लाइन, इसी प्रकार 2 नंबर की लाइन और इसी प्रकार 3 नंबर की लाइन। ऐसे ही जब हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, ये देखो 90 डिग्री कोण बन रहा इस लाइन से, तो सोचो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये जहां पर हम ये लाइन खींचेंगे तो ये 90 नंबर वाली लाइन होगी। ये 90 नंबर वाली लाइन होगी कि नहीं होगी, बताइए। होगी ना, ये 90 नंबर वाली लाइन होगी, 90। लेकिन जब हम 90 अंश का कोण बनाएंगे और वहां पर जब लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो लाइन नहीं खींच पाएगी,
वहां पर केवल एक बिंदु का ही रूप मिलेगा, लाइन खींचेगी नहीं, केवल एक बिंदु दिखेगा। इस प्रकार हमने जब देखा कि एक नंबर से लगा के 89 नंबर तक तो हमने लाइन बना दिया, लेकिन 90 नंबर वाली लाइन नहीं बन पाई, वहां पर केवल एक बिंदु ही मिला। तो देखा गया कि 1 से लेकर 89 तक कुल मिला के 89 लाइन हमको ऊपर मिली। सेम इसी प्रकार नीचे भी ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर भी 90 होगा और यहाँ पर भी ऐसे ही लाइन चलेंगी और 89 लाइन नीचे भी मिलेंगी। तो ये जो लाइनें मिली हमको 89, तो ये कुल कितनी हो गई 178। मगर एक लाइन तो हम भूल रहे हैं, कौन सी? 0 नंबर वाली, जो हमने पहले से एक लाइन खींच रखी थी। तो ये लाइन भी तो शामिल करेंगे इसके साथ। 89 ऊपर, 89 नीचे, एक बीच की, एक इसमें और एक और ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार 179 ये अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी। अगर आपसे पूछा जाएगा अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, आप कितना आंसर बताएंगे? 179। हाँ, लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है अक्षांशों की संख्या कितनी है। अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या देखिए, अक्षांश रेखाओं की संख्या अलग है और अक्षांशों की संख्या अलग है। अक्षांशों की संख्या में हम इन दो बिंदुओं को भी ऐड कर लेते हैं, 90 नंबर वाली और ऊपर 90 नंबर वाली, साउथ में 90 नंबर और नॉर्थ में। तो जब दो लाइन और जुड़ेंगी तब उनको हम कहेंगे अक्षांशों की संख्या है 181 और अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। तो बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, अक्षांश रेखाएं क्या हैं और कैसे इनको हम दर्शाते हैं, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी है। ये कितनी कितनी दूरी, अगर जब हमने क्या किया, जब ऐसे 1 डिग्री का कोण बनाने पर और लाइनें पूरी खींची 90 डिग्री तक, तो फिर इसको हमने मापा या खगोल शास्त्रियों ने मापा। माप के देखा गया कि इनके दो अक्षांशों के बीच की दूरी निकली 111 किलोमीटर। तो याद रहे, अगर आपसे पूछा जाए दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, क्या बताएंगे? तो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलो। अगर हम और गहराई में जाएं तो देखा जाए तो 111 किलोमीटर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो इनकी दूरियां थोड़ा कम ज्यादा हो जाती हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि ये पृथ्वी पूरी गोल है। और हम आपको एक, ये हमारे पास एक बॉल है, आपको बॉल दिख रही है, बॉल दिख रही होगी, और ये जो हमने, ये एक लोहे का एक तार है, एक सूजा है, इसको लगा रखा है इसमें, और इसमें एक रबड़ चढ़ा रखी है, ये पृथ्वी है। ये जो रबड़ है ये सबसे बीच वाली है। मैंने बताया अक्षांश रेखा कुछ इस प्रकार है, ये काली कलर की आपको रबड़ दिख रही है, यही अक्षांश रेखा है। इस पृथ्वी पर चारों तरफ से ऐसे गोलाई से, पूरे ऐसे गोलाई से घेरे हुए है। और ये ओरिजिनल देखा जाए, ये इमेजिन किया जा सकता है, ये रेखा वास्तविक नहीं है, ये रेखा काल्पनिक है, केवल ऐसे ही इसको दर्शा दिया गया है। क्यों दर्शाया गया है, इसका रीजन क्यों है, ये भी अभी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं देशांतर रेखाएं क्या होती है। आपको इसी प्रकार जैसे इसमें रबड़ चढ़ी है तो एक और चढ़ा देंगे, एक और चढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ जब ऊपर आएंगे तो यहाँ कुछ इनके बीच की दूरियां कम हो जाती है, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे, केवल यहीं तक सीमित रहेंगे। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितने है, आप बताएंगे 111 किलोमीटर है। और आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पूरी चूड़ी की तरह गोल होती है, सर्कल के रूप में होती है। और इसी तरह 89 ऊपर होंगी और 89 नीचे होंगी। जब ऊपर आएंगे तो वो दो बिंदु के रूप में हो जाती हैं, तो उनको अक्षांशों की संख्या कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब आपको अब देखते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की बात कर लेते हैं।
क्या होती है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ये है हमारी पृथ्वी, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। और जब हम इन रेखा को ऐसे ऊपर वाले से नीचे वाले ध्रुव मिला देते हैं, ऐसे कुछ रेखाएं, तो इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अर्थात ये लॉन्ग में दिख रही है तो इसको लॉन्गिट्यूड, और वो जो अक्षांश रेखाएं थी उनको लेटिट्यूड कहते हैं। ये है रेखाएं, ऐसे समझो हमारे पास एक खरबूजा है, खाया होगा खरबूजा, और खरबूजा में कुछ लाइनें बनी होती है जो हम चाकू से उनको काट काट कर खाते हैं। तो ऊपर का एक निसुरा एक नीचे के निसुरा से ये मिल जाती है जाके, और देखते हैं जब हम उसको चाकू से उस खरबूजे को काट कर खाते हैं तो जो बीच की जगह है वो मोटी होती है और दोनों की जगह किनारे पतली होती है। इस प्रकार ये लाइनें होती, कितनी लाइनें होती हैं देशांतर रेखाएं? सोचो एक बिंदु कितने डिग्री का होता है। माना ये बिंदु हमारा 360 डिग्री का होता है, एक एक डिग्री का हम लाइन खींचेंगे, एक एक डिग्री की। जैसे एक डिग्री यहाँ से लिया, एक डिग्री, एक डिग्री के अंतर्गत हमने ऐसे लाइन खींच दी, और ये हमारा है। अगर इस प्रकार देखा जाए, ऐसे ही हम लाइन ऐसे 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 खींच देते हैं। अगर हम पूरा देखें लगभग 360 लाइनें निकल के आएंगी, लगभग नहीं, क्लियर 360, क्योंकि एक बिंदु पूरा 360 अंश का होता है और एक एक डिग्री की लाइन खींचेंगे तो 360 लाइनें निकल के आएंगी। आपको समझ में आ गया होगा कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360 होगी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये तो क्लियर नहीं है, क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहां पर? 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दूरी कम होती चली जाएगी, बीच में सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो देशांतरों की बीच की दूरी, दो देशांतरों की बीच की दूरी कितनी है? तो 111.32 किलोमीटर। कहां पर? 0 डिग्री अक्षांश पर, याद रहे। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, अधिकतम अधिकतम दूरी बताओ, अधिकतम दूरी। तो अक्षांशों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है? तो बताएंगे 111.32 किलोमीटर। और ये अधिकतम दूरी कहां पर होगी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर होगी, इक्वेटर पर होगी। आपको यही बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, जैसे हमने अभी दो देशांतरों के बीच की दूरी, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को, दो देशांतरों के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोर कहते हैं, गोर। इंग्लिश में GORE, गोरे भी कह सकते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोर कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमने अभी नहीं बताया, उसको भी समझ लो। अगर दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात की जाए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को जोन या कटिबंध कहेंगे, जोन या फिर कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन या कटिबंध कहते हैं। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अक्षांश रेखा आप समझ गए होंगे,
देशांतर रेखा समझ गए होंगे, कितनी होती है, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अगर देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को आपस में पूरी दोनों लाइनें बना दे तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्रिड क्या होता है। याद रहे, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, जहां पर दोनों रेखाएं आपस में मिलती है, उस पॉइंट को ग्रिड कहते हैं। जैसे ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है, ये पॉइंट आपको दिख गया, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इसको ग्रिड कहते हैं। आगे समझ लो फिर से, माना ये हमारी देशांतर रेखा है और ये हमारा अक्षांश रेखा है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट ये दिख रहा होगा, ये इसी को हम लोग ग्रिड बोल देते हैं। याद रहे, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं का कॉमन पॉइंट क्या होगा, ग्रिड कहलाता है। आपको ग्रिड भी समझ में आ गई होगी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिरकार देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी चर्चा करते हैं। समझ लो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लो हमको दिल्ली से मुंबई के लिए सड़क बनानी है, तो हम कैसे क्लियर करेंगे कि ये सड़क कितनी लंबी होगी, कैसे जाएगी। तो जब हमको पहले से पता हो गया ये अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है और ये दिशा को भी निश्चित करती है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्लियर कर लेते हैं रेखाओं द्वारा। ये देखते हैं कि मुंबई किस अक्षांश पर पड़ता है और किस देशांतर पर पड़ता है, और फिर देख लेते हैं दिल्ली किस अक्षांश और देशांतर रेखा पर पड़ती है। फिर दोनों को हम एक स्केल द्वारा माप लेते हैं और फिर उसकी हम दूरी निकाल लेते हैं, और इस प्रकार हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं कि ये इतनी दूरी है और कितना खर्च आएगा। सारी चीजें पहले क्लियर हो जाती हैं, इतना खर्च लगभग आएगा, ये आसान हो जाता है सड़क बनाने का। एक तो ये तुमको एग्जांपल समझ में आया होगा कि इस काम में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी जरूरत पड़ती है। मान लो हमें इस्लामाबाद में एक मिसाइल डालना है, ध्वस्त करना है, तो कैसे करेंगे। तुरंत हम मैप देखेंगे और मैप में तुरंत देखेंगे कि इस्लामाबाद किस अक्षांश पर है और किस देशांतर पर। फिर हमको जहां से मिसाइल डालनी है उस स्थान को देखना है और फिर उन दोनों की दूरी निश्चित देख लेना है कितनी है, और दूरी क्लियर हो गई और दिशा क्लियर हो गई, बस फिर क्या है, बटन दबाया और इस्लामाबाद ध्वस्त। तो ये भी काम में आता है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर और अक्षांश रेखाएं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके साथ कुछ चीजें मैं और ऐड करना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात आती है कि विषुवत, जैसे इसको हम बताते हैं, पृथ्वी की थोड़ा, ये पृथ्वी है, अक्षांश रेखा के बारे में इतना ही रखते हैं क्योंकि जो हम पढ़ाने वाले हैं वो पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना पढ़ाएंगे तब उसको हम ऐड करेंगे। हम ये बताने वाले थे कि इसका ध्रुवीय व्यास कितना है और विषुवतीय व्यास कितना है, डायमीटर जिसे बोलते हैं, और ये भी बताने वाले थे कि इसकी परिधि कितनी है, ध्रुवीय परिधि और विषुवतीय परिधि। मगर यहाँ पर हम इसको ऐड नहीं करेंगे, यहाँ केवल बस देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। हमें पूरा विश्वास है आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है और समझ में आया भी होगा। धन्यवाद।